नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। इस वीडियो में पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जनरल स्टडीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ के। और इसमें हम जो है यूपीएससी स्टेट पीसीएस में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, उनको हम इसमें डिस्कस करते हैं और उनका एक डेप्थ एनालिसिस हम करते हैं। आप देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन ले लीजिए, चाहे यूपीएससी है चाहे स्टेट पीसीएस है, उनके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है सब्जेक्ट है आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। चाहे आप बैंकिंग की ही बात कर लीजिए, एसएससी की बात कर लीजिए, यूपीएससी स्टेट पीसीएस, सब में यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट 1 हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम 10 वैल्यूएबल क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप जरूर देख लें। तो आज का पहला प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 11 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें देखिए, डच सेटलमेंट से रिलेटेड जो है इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ादी से पूर्व डच सेटलमेंट से रिलेटेड जो है 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जिसमें सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम इन 1605। तो डचों ने अपना पहला कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। तो देखिए, डच जो है नीदरलैंड्स को बोलते हैं। नीदरलैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। तो पहले जो इनकी जो फैक्ट्री थी भारत में 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में सेटअप की गई थी। तो पहली स्टेटमेंट हमारी जो है ठीक हो जाएगी। जहाँ पर 1 नहीं है उनको हम काट सकते हैं अब। और दूसरी स्टेटमेंट है कि 1609 में उन्होंने मद्रास के उत्तर में पुलिकट में कारखाना खोला था। तो ये दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा इसमें सी हो जाएगा। दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक है। तो देखिए, डच के द्वारा जो अपनी जो पहली जो फैक्ट्री है ये भारत में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में सेटअप की गई थी 1605 में। उसके बाद इनके द्वारा ट्रेडिंग सेंटर जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में सेटअप किए गए थे और ये बाद में पुर्तगालीज के लिए थ्रेड भी जो है बन गए थे। उसके बाद इनके द्वारा देखिए, नागापट्टनम नियर मद्रास चेन्नई में जो है नागापट्टनम को इनके द्वारा जो है कैप्चर किया गया पोर्तुगीज से। इसके साथ साथ इनके द्वारा कोरमंडल कोस्ट के ऊपर भी जो है अपनी जो है फैक्ट्रीज जो सेटअप की गई है। देखिए, तो भारत के जो साउथर्न जो कोस्ट है वो इस तरह से एक बी शेप में है। तो कोरमंडल जो कोस्ट है, जो ईस्टर्न जो कोस्ट है उसको कोरमंडल कोस्ट बोल देते हैं। ये बंगाल से जो है बंगाल उड़ीसा से होते हुए जो है नीचे तमिलनाडु तक ये एक्सटेंड करती है। इसके साथ साथ मालाबार कोस्ट जो है आपके केरला में आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ कोंकण कोस्ट, जिसके ऊपर गोवा महाराष्ट्र में कोंकण कोस्ट, कोंकण तट देखने को मिलेगा आपको। इसके साथ गुजरात, यूपी और बंगाल, बिहार में भी इनके जो है फैक्ट्रीज इन्होंने सेटअप की थी। और 1609 में इनके द्वारा एक फैक्ट्री जो है पुलिकट नॉर्थ मद्रास में सेटअप की थी। तो देखिए, यूरोपियंस में अगर हम बात करें तो 5 जो यूरोपियन देश हैं, ये यूरोपियन हैं, ये भारत में आए थे। सबसे पहले देखिए, पोर्तुगीज आए थे 1498 में। तो 1498 में वास्को डी गामा आए थे। कैलिकट जो तट था केरला का, वहाँ पे आए थे। और जो डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 1502 में सेटअप हुई है। तो ये अराइवल की डेट है 1598 इनकी। और इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी 1502 में सेटअप हुई है। उसके बाद देखिए, डच या नीदरलैंड्स वाले जो है 1596 में भारत आए थे। और जो डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 1602 में सेटअप हुई थी। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है भारत में जो है ब्रिटिशर्स आए थे। जनरली हम जहाँ पर भी हम ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करते हैं, जनरली हम ब्रिटिशर्स की ही बात करते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप था और भारत के ऊपर जो राज जो किया गया था ये ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ने आज़ादी भी ब्रिटिशर्स से ही प्राप्त की थी। इसलिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मैक्सिमम जगह ईस्ट इंडिया कंपनी जब हम यूज़ करते हैं तो हम ब्रिटिशर्स के लिए यूज़ करते हैं। बाकी जगह जैसे मान लीजिए पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो हम पूरा बोलेंगे उसको पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन सिंपल अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। तो 1608 में भारत आए थे, लेकिन भारत आने से पहले ही इनकी कंपनी सेटअप हो गई थी। तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 1599 में इसका जो ये जो सेटअप हो गई थी। उसके बाद देखिए, डेनीज नीदरलैंड्स वाले जो है भारत आए थे और 1616 में ये भारत आए थे और 1616 में इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुई थी। और उसके साथ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1664 में सेटअप हुई थी और 1664 में ये फ्रेंच जो है भारत आए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कई बार एडवेंट ऑफ यूरोपियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार इनकी कंपनी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोनों ही डेट्स आपने ध्यान में रखनी है। आप ध्यान रखना, सबसे पहले जो पोर्तुगीज 1498 में आए, उसके बाद 1596 में डच, उसके बाद 1608 में ब्रिटिशर्स और 1616 में डेनीज और सबसे लास्ट में फ्रेंच। और कंपनी की स्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1502 में पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुई है, 1602 में आपकी, उसके बाद 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुई है और उसके बाद डच की 1602 में सेटअप हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुई है और 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुई है। और ये जो डेनिश जो है वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, डेनिश जो है डेनमार्क के लोगों के लिए जो बोला जाता है या डेनमार्क के लिए जो है डेनिश वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो देखिए, एक अंडरस्टैंडिंग आपको तभी आएगी जब आप इनको एक बार मैप में देख लेंगे। तो ये है हमारा प्यारा भारत। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको पुर्तगाल को मैप बता देता हूँ। तो वेस्ट की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुर्तगाल या पोर्तुगल भी कहीं इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। और उसके कैपिटल लिस्बन। उसके बाद फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, ये मैं देखते हैं। नीदरलैंड्स को ही डच बोलते हैं या नीदरलैंड्स के लोगों को जनरली डच बोला जाता है। तो एम्स्टरडैम इसकी जो देखिए कैपिटल है। उसके बाद डेनमार्क के लिए ही डेनिश वर्ड यूज़ किया जाता है। तो डेनमार्क की कैपिटल है
कोपेनहेगन। उसके बाद यूके या ब्रिटिश जिसको हम बोलते हैं ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, हुगली वाज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाई। तो देखिए बंगाल में हुगली का उपयोग खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए एक अड्डे के रूप में किन के द्वारा किया जाता था। तो ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन इज पोर्तुगीज, सेकंड वन इज बी इज फ्रेंच, सी इज डेनिश और डी इज ब्रिटिश। तो देखिए मैंने आपको बताया 1498 में पोर्तुगीज जो है भारत आए थे, और जो हुगली है बंगाल में इसको एक समुद्री डकैती पायरेसी के लिए जो है पोर्तुगीज के द्वारा यूज किया जाता है। और सबसे लास्ट में देखिए 1664 में जो है फ्रेंच आए हैं भारत, और डेनिश जो है देखिए 1616 में आए हैं, और ब्रिटिशर्स जो है भारत 1608 में आए हैं, और कंपनी इनकी 1599 में सेटअप हो गई थी। तो डेट्स आपने इनकी याद रखनी है, पहले भी यूपीएससी में रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हुगली का आपने ध्यान रखना, हुगली जो है पायरेसी समुद्री डकैती के लिए बे ऑफ बंगाल में पोर्तुगीज के द्वारा यूज किया जाता था, पुर्तगालियों के द्वारा यूज किया जाता था। और हुगली देखिए वन ऑफ द मेन इकोनॉमिक ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट थी वेस्ट बंगाल की, और ये उस दौरान काफ़ी अच्छी पोजीशन में थी इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो आपने बताना है कि नीचे दिया गया कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित है, सही लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहले इसमें लिखा गया बैटल ऑफ बक्सर, तो बक्सर की लड़ाई। तो देखिए बैटल बक्सर के बारे में आपको बता दूं, बैटल ऑफ बक्सर जो है आपका 22 से 23 अक्टूबर को ब्रिटिशर्स और बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम, और इसमें इनके साथ जो है आपके अब्द के नवाब सुजाउद्दौला और बनारस के नवाब बलवंत सिंह, और इसके साथ साथ मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड थे। और ब्रिटिशर्स की तरफ से इसमें लड़े थे आपके मेजर हेक्टर मुनरो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगी, मीर जाफर और क्लाइव इसमें नहीं होगा। तो 1764 में ये हुआ है, ये डेट्स भी आपने ध्यान रखनी। तो पहला जोड़ा तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा, अगर बैटल ऑफ चिलिनवाला की हम बात करें तो ये 1749 में जो है सिक्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ है, जिसमें कोई भी जीता नहीं था, दोनों साइड ने अपनी विक्ट्री क्लेम की थी। तो सी भी गलत हो जाएगा। और बैटल ऑफ खारदा आपका निजाम और मराठा के बीच में हुआ है, जिसमें मराठा जीत गए थे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर मारा जाएगा बैटल ऑफ वेंडी वॉश जो है आपके फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था 1760 में, और इसमें आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जीत गई थी। तो ये आप जरूर देखना, बैटल ऑफ वेंडी वॉश 1760 में होता, 1760 होगा यहाँ पर, ये गलत लिखी था, 1760 में हुआ था ये, और ये इसमें फ्रेंच को जो हरा दिया गया था इंग्लिश के द्वारा। बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो 1764 में ये हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनमें मेजर हेक्टर मुनरो थे ब्रिटिश की तरफ से लड़ने वाले, और दूसरी तरफ में थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, अब्द के नवाब सुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। इसके साथ साथ यहाँ पर राजा और बनारस बलवंत सिंह भी शामिल थे। बैटल ऑफ चिलिनवाला में ध्यान रखना जनवरी 1849 में हुआ है, 1849 में हुआ था, और ये सेकंड एंग्लो सिख वार के दौरान हुआ था। चिलिनवाला रीजन ऑफ पंजाब, या आज के प्रेजेंट डे पाकिस्तान में ये रीजन है। और ये बैटल इतना ब्लडियस्ट था, इतना इसमें खून बहा था कि इसमें दोनों साइड बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और दोनों आर्मीज के द्वारा अपनी पोजीशन जो स्ट्रांगली हेल्ड की गई थी एंड तक, और इसमें दोनों साइड ने अपनी विक्ट्री क्लेम की थी। और बैटल ऑफ खारदा की अगर बात करें, इसको बैटल ऑफ कुर्ला भी बोलते हैं, 1795 में था ये निजामत ऑफ हैदराबाद और मराठास के बीच में, जिसमें मराठास जो आपके जीत गए थे और निजाम हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगामी किसी भी एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है। इसमें आपसे पूछा गया द वर्ड आदिवासी वाज यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम टू रेफर टू द ट्राइबल पीपल बाय। तो देखिए आदिवासी लोगों को या जनजातीय लोगों को संबोधित करने के लिए आदिवासी शब्द सबसे पहले किसके द्वारा जो है प्रयोग किया गया था। तो ए ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, बी इज ठाकर बापा या ठक्कर बापा भी इनको बोल देते हैं, ज्योतिबा फुले या बी आर अम्बेडकर। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, ठक्कर बापा के द्वारा जो है फर्स्ट टाइम जो है वर्ड आदिवासी यूज किया गया था एसटी पीपल्स के लिए, जनजातीय लोगों के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगामी किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो ठक्कर बापा देखिए आपने आज तक नाम नहीं सुना होगा, तो इस तरह से मैं कुछ एडिशनल नॉलेज आपको अपनी वीडियोस में बताते हैं। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 1995 की यूपीएससी सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो देखिए इनका पूरा नाम जो है अमृतलाल विठलदास ठक्कर था, इनको ठक्कर बापा बोला जाता है। ये जो ठक्कर ये जो नाम है इनको महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है 1939 में जो दिया गया था। और इसके साथ साथ ठक्कर बापा को या अमृतलाल विठलदास ठक्कर को जो है फादर ऑफ हरिजन जो महात्मा गांधी के द्वारा 1939 में बोला गया था। ये देखिए एक इंडियन सोशल वर्कर थे हु वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल इन गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया। और देखिए जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो कि 1914 में जो है गोपाल कृष्ण सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में शुरू की गई थी, इसके ये 1914 में मेंबर बने थे। 1912 में भील सेवा मंडल भी जो है ठक्कर बापा के द्वारा शुरू किया गया था।
बाद में ये जनरल सेक्रेटरी बने थे हरिजन सेवक संघ के, जिसको महात्मा गांधी ने फॉर्म किया था 1932 में। और भारतीय आदिम जाति सेवक संघ जो है इनके द्वारा जो है फॉर्म किया गया था 24 अक्टूबर 1948, इनके इनिशिएटिव के ऊपर ये जो है आदिम जाति सेवक संघ जो है फॉर्म हुआ था। और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बनाया जा रहा था तो केनवी के द्वारा जो है विजिट किया गया था मोस्ट रिमोट एंड डिफिकल्ट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, और इनके द्वारा कंडक्ट की थी इन्वेस्टिगेशन सिचुएशन ऑफ ट्राइबल एंड हरिजन पीपल देयर। और देखिए इनको अपॉइंटेड किया गया था चेयरमैन ऑफ एक्सक्लूडेड एंड पार्शियल एक्सक्लूडेड एरियाज अदर आसाम। और महत्वपूर्ण इसमें यह है कि महात्मा गांधी के द्वारा इनको बप्पा बोला गया था, इसलिए इनको ठाकुर बापा भी बोला जाता है। इसके साथ ठाकुर बापा के द्वारा विजिट किया गया था फॉरेस्ट जो जंगल थे असम, रूरल बंगाल, और जो सूखे से अफेक्टेड एरिया थे उड़ीसा, भील बैल्स गुजरात एंड हरिजन एरिया ऑफ शोस्त्रा, महार्स एरिया ऑफ महाराष्ट्र, अनटचेबल हिंदी मद्रास, हिल एरिया छोटा नागपुर, डेजर्ट ऑफ थकपाकर, फुटीज ऑफ हिमालयाज, कोस्टल एरिया ऑफ टिम्बरकोर, ताकि ये जो है अपना जो मिशन है जिसमें ये हरिजन में वापस करना चाहते थे, इसके लिए इनके द्वारा इन एरियाज को विजिट किया गया था। और देखिए ठक्कर बापा के द्वारा अपने जीवन के 35 साल जो इंपावरमेंट ऑफ हरिजन के लिए लगा दिए गए थे। और ठक्कर बापा को जो है भाऊ लोकांदे भी बोला जाता है, और इनके द्वारा जो आदिवासी टर्म जो है 20वीं सेंचुरी में कॉइंड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटी ऑफ रिजविक वाज कंक्लूडेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इन 17th सेंचुरी। तो 17वीं शताब्दी में लिंथ में से किस राष्ट्र के बीच रिजविक की संधि संपन्न हुई थी। तो आपके ऑप्शन इज फ्रेंच एंड इंग्लिश, B1 इज फ्रेंच एंड पोर्तुगीज, C1 इज फ्रेंच एंड डच, और D1 इज डच एंड पोर्तुगीज। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंच एंड डच, और डच आपने है ना नीदरलैंड्स के लिए यूज किया जाता है वर्ड, तो राइट आंसर इसका सी, फ्रेंच और डच के बीच में ये हुआ था। तो देखिए फ्रांस की जो या फ्रेंच की जो पोजीशन थी भारत में वो काफ़ी ज़्यादा जो है अफेक्टेड हो गई थी, क्योंकि इनका जो है एक युद्ध जो है शुरू हो गया था आपके डच के साथ। डच के द्वारा देखिए एक अलायंस ब्रिटिशर्स के साथ जो है बना ली गई थी 1688 की रेवोल्यूशन के बाद, जिसके द्वारा बाद में डच के द्वारा कैप्चर कर दिया गया था पौंडीचेरी इन 1693। और बाद में देखिए ट्रीटी ऑफ रिजविक के अंडर जो है, जो कि सितंबर 1697 में हुई थी, इसके तहत पौंडीचेरी को दोबारा से जो है फ्रांस को जो रिस्टोर्ड कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए 1857 के जो रिवोल्ट था, जो विद्रोह था, उसके कंसिक्वेंसेस से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछा गया है, उसके जो परिणाम जो थे उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह का परिणाम से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है इसमें से कौन सी आपने जो बताना है सही स्टेटमेंट है। तो पहला बोला गया कि नो रिलीजियस इंटरफेरेंस फ्रॉम ब्रिटिश ऑफिशियल, तो ब्रिटिश अधिकारियों का कोई धार्मिक हस्तक्षेप जो था ये इनके द्वारा जो है बंद कर दिया गया था, तो पहली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। इसके बाद इनके द्वारा जो भी रिलीजियस इंटरफेरेंस थी इनकी ये बंद कर दी गई थी। दूसरी स्टेटमेंट है नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वाज इंक्रीज्ड, तो देखिए नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर जो है डिक्रीज किए गए थे, तो सेकंड इसमें जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी, और ओनली ये आंसर जो आपका जो राइट हो जाएगा। तो देखिए रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड आपने सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि इसके जो है रीजंस क्या क्या थे इसके होने के। तो देखिए जो कॉजेज थे उसमें इकोनॉमिक कॉजेज आप बात कर सकते हैं, जिसमें जो इकोनॉमिक जो एक्सप्लॉइटेटिव जो पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की वो थी, ब्रिटिशर्स के द्वारा देखिए काफ़ी ज़्यादा शोषण जो हमारी पीजेंट क्लास का किया गया, कैश क्रॉप उगाने के लिए बोला जाता था, और जो टैक्सेस थे वो काफ़ी हाई थे। फिर यून हुई हमारी जो आर्टिफिशियल जो हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी, इंडिया के जो आर्टिशंस थे उसको ख़त्म किया गया इनके द्वारा। भारत जो है पहले एक नेट एक्सपोर्टर था, तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद भारत एक नेट इंपोर्टर बन गया, जो फिनिश्ड गुड्स थे ब्रिटिशर्स के, और नेट एक्सपोर्टर बन गया सिर्फ रॉ मटेरियल्स का। तो इस तरह से ये कॉजेज थे। उसके साथ साथ सिपाहीज में डिसकंटेंट्स था। फिर जो इमीडिएट कॉज वगैरह माने जाते हैं कि जो कार्टिज जो थी आपकी इनफील्ड राइफल्स की, उसमें भी पोर्क और इसका भी पिग या काऊ के जो है ग्रीस यूज़ की जाती है, उसमें चर्बी यूज़ की जाती है गाय और सूअर की। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है रीज़न है वैसे तो एडिफिस नेगेटिव रिवोल्ट के। इसके साथ साथ जैसे रिलीजियस रीजन है कि समुद्र पार करना भी जो है धर्म के अगेंस्ट मानते थे हिंदूज, तो जनरल सर्विस जो इनलिस्टमेंट्स एक जो आया उसके तहत लॉर्ड कैनी केस में ये आया, तो उसके तहत जो है जो आर्मी में जो लोग थे इंडियंस वो कहीं उनको भी कहीं पर भी सर्व करना पड़ सकता था ब्रिटिशर्स के अंदर। तो इस तरह से बहुत सारे जो है आपके रीजन थे। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की बात करें तो भारी मात्रा में जो है करप्शन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है शुरू हो गया था। लेकिन जो इमीडिएट जो कॉज है वो जो है यही रहता है कि जो इनफील्ड जो राइफल्स जो इंट्रोड्यूस की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसमें ये माना जाता था कि इसमें बीफ या पिग की जो है फैट है, गाय या सूअर की जो है उसमें चर्बी लगाई गई है। और जो जिस पेपर में रैप किया जाता था बुलेट और गन पाउडर को कार्टिज के, उसको देखिए मुंह से जो है निकालना पड़ता था, तो इस कारण जो स्पाइस थे उनमें काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंट था। और देखिए इस रिवोल्ट की जो शुरुआत है, महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ये है कि
जो रिवोल्ट की जो शुरुआत है ये मेरठ से हुई है। 1857 का विद्रोह जो है मेरठ से शुरू हुआ है, जो कि लगभग 58 किलोमीटर है दिल्ली से मेरठ। तो 10 मई 1857 को मेरठ से जो है 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी। इसके साथ साथ आपने एक बात और ध्यान रखनी है, 34th नेटिव इन्फेंट्री के जो है मंगल पांडे जो है सिपाही थे, इनके द्वारा देखिए अपने सर्जेंट मेजर को जो है फायर कर दिया गया था। तो आप ध्यान रखना, मंगल पांडे जो है 34th नेटिव इन्फेंट्री के थे। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को जो है फांसी पे चढ़ा दिया गया था इसके लिए। और देखिए कई बार लीडर्स पूछ लिए जाते हैं कि कौन से रीजन में कौन लीडर थे 1857 के रिवोल्ट के। तो दिल्ली में देखिए बहादुर शाह जफर जो कि मुगल एम्परर थे, वो जो है लीडर थे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक कोर्ट ऑफ सोल्जर थी जिनको जो है जनरल बख्त खान के द्वारा जो है लीड किया गया था। तो दिल्ली में आप ध्यान रखना, बहादुर शाह जफर एज वेल एज कोर्ट ऑफ सोल्जर जिनको लीड कर रहे थे जनरल बख्त खान। कानपुर में नाना साहिब के द्वारा जो है रिवोल्ट को लीड किया गया। बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में, और लखनऊ में देखिए रिवोल्ट की शुरुआत जो है 4 जून 1857 को हुई थी। तो ये डेट्स महत्वपूर्ण हो जाती है। लखनऊ में जो रिवोल्ट है ये 4 जून 1857 को चला, और लखनऊ में बेगम हजरत महल जो है लीडर थी रिवोल्ट की। बेरली में खान बहादुर, उसके साथ साथ बिहार में कुंवर सिंह, और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा रिवोल्ट को लीड किया गया। और झांसी के बारे में आप सबको पता ही है, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा जो है झांसी में जो है रिवोल्ट को जो रन किया गया। और रानी झांसी के जो है ये वर्ड थे कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत तो उसको लेने की कोशिश की गई थी। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो है ह्यूग रोज के द्वारा जो है बोला गया था कि हेयर लेडी वुमेन हु वाज द ओनली मैन अमंग दी रिबेल्स। इसके साथ आपने शाहमल का नाम भी याद रखना है। शाहमल जो है देखिए इनके द्वारा परगना भरत भागपत में जो है यूपी में जो है रिवोल्ट को जो लीड किया गया था। और देखिए सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट की अगर हम बात करें तो दिल्ली को जो है वापस कैप्चर कर लिया गया था बाई अप टू 20 सितंबर 1857 तक। और दिल्ली को कैप्चर करने में जो है आपके जो ब्रिटिशर्स जो लड़े थे इनसे रिलेटेड पूछा गया था। तो दिल्ली में जो लीडर थे ब्रिटिशर्स की तरफ, दैट इज जॉन निकोलसन। इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट हुडसन भी आपने ध्यान में रखना। और देखिए कानपुर को जो है कानपुर को कैप्चर किया गया था बाई सर कोलिन कैंपबेल। तो सर कोलिन कैंपबेल के द्वारा कानपुर को जो है कैप्चर किया गया था बाई 6 दिसंबर 1857। और झांसी को कैप्चर किया गया था बाई सर ह्यूग। बनारस में अगेन कोलिन कैंपबेल बनारस में भी थे और कानपुर में भी। बनारस और कानपुर को कैप्चर किया था कोलिन कैंपबेल के द्वारा। और देखिए रिवोल्ट के फेल होने के कारण थे कि सारी की सारी क्लासेस जो थी इंडियंस की उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। जो एजुकेटेड जो मिडिल क्लास थी वो इससे दूर थी। फिर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे इस दौरान जो विद्रोही थे उनके पास देखिए आउटडेटेड जो है इक्विपमेंट्स थे। हमारे जो हथियार थे वो काफ़ी पुराने थे। हमारे जो लोग थे भालों तलवारों से या लकड़ियों से जो लड़ रहे थे, डंडों से लड़ रहे थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास इवन आपकी गन तक थी, उनके पास टेलीग्राफ था, वो अपनी लोकेशंस के बारे में, अपने ट्रूप्स के लोकेशन के बारे में एकदम से पता कर सकते थे। उनके पास इवन गन्स थी, पिस्टल्स थी। तो ऐसे में हमारी जो पोजीशन थी हमारे लोगों की उस दौरान जो है कमज़ोर पड़ गई थी। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन की कमी थी और कोई भी यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी। सब अपने अलग अलग कारणों से लड़ रहे थे। और बहादुर शाह जफर जिनको जो है लीडर बनाया गया था पूरे रिवोल्ट का, वो वीकेस्ट जो है इसमें जो है लिंक थे। लेकिन आपने ध्यान में रखना इस रिवोल्ट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखी गई और ब्रिटिशर्स को एक बात समझ आ गई कि ये जो हिंदू मुस्लिम ये जो यूनिटी है ये हमारे यहाँ पर एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। तो इसके बाद ही ब्रिटिश द्वारा फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अडॉप्ट की गई। तो मेन चीज़ें मैंने आपको इसलिए बता दी। और इसके बाद आपने ध्यान रखना जब ब्रिटिशर्स को ये पता लगा कि जो इंडियंस हैं अब इनको इस तरह से मिलिट्री में अधिक रखना जो है खतरनाक सिद्ध हो सकता है, इसके लिए इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो इंडियन जो नंबर है मिलिट्री में उसको कम किया, आर्मी में कम किया और यूरोपियन सोल्जर्स को ब्रिटिश द्वारा जो इंक्रीज करना शुरू किया गया। और देखिए इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो वाइसराय बन जाते हैं, जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ब्रिटिश क्राउन के इंडिया में। और ब्रिटिश कैबिनेट के वाइसराय जो मेंबर होते हैं। और कंपनी रूल जो है इंडिया में वो खत्म हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली जो रूल करने लगता है इंडिया को। और देखिए रिक्रूटमेंट के लिए जो सोल्जर जो भर्ती किए जाते हैं उनकी भर्ती के लिए भी दो तरह की रेसेस डिक्लेयर हो जाती है। मार्शल रेसेस उन रेसेस को डिक्लेयर किया जाता है जिनके जो लॉयल रही ब्रिटिशर्स के प्रति, जैसे गोरखा रॉयल रहे थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के प्रति जो है रॉयल रहे, ईमानदार है, उनके साथ
उनका इन्होंने साथ दिया। उसमें आपके पंजाब, नेपाल और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स की जो रेसिस थी इनको क्या जो है मार्शियल रेसिस जो डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये आपने देखना पंजाब, नेपाल और नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर्स थे। देखिए नॉर्थ वेस्ट आपने कैसे देखना है, 4 तरह के डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जो नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर्स थे जिसमें आप प्रेजेंट डे आप राजस्थान, गुजरात या पाकिस्तान जो आता है ये भी नॉर्थ वेस्ट में आता है। तो वो नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर्स थे यहाँ के लोगों को जो है मार्शल रेसिस में जो है डिक्लेयर कर दिया गया। और जितनी भी हायर पोस्ट जो है आर्मी और आर्टिलरी डिपार्टमेंट से थी इन सबको जो है यूरोपियंस के लिए रिजर्व कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है जो अंकोर वाट जो वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है ये किस कंट्री में जो है लोकेटेड है। तो अंकोर वाट विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर निम्न में से किस देश में जो है स्थित है। तो आपके ऑप्शन इज थाईलैंड, बी सिंगापुर, सी इज म्यांमार एंड डी वन इज कंबोडिया। तो आप ध्यान रखना अंकोर वाट जो टेम्पल है ये कंबोडिया में जो है स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जो है डीप इन जंगल्स ऑफ द कंबोडिया है और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है अंकोर वाट। तो ध्यान रखना आपने अंकोर वाट जो है ये कंबोडिया में स्थित है, साउथ ईस्ट एशिया में। इसके साथ नाम ध्यान रखना कुछ एक जो हिंदू सिविलाइजेशन जो फॉरेन कंट्रीज में रही, इसमें चंपा सिविलाइजेशन वियतनाम में, खमेर एम्पायर इन इंडो चाइना एंड मजापहित एम्पायर इन जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो देखिए यहाँ पर जो है विद रिस्पेक्ट टू ब्रिटिश इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड जो है कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है। ब्रिटिश भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में कुछ कथनों पर विचार करने के लिए बोला गया। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर, रामोसी पीसेंट फोर्स इस्टेब्लिश्ड बाय सावरकर ब्रदर्स। तो जो सावरकर बंधुओं द्वारा रामोसी किसान सेना जो सेटअप की गई थी। तो देखिए रामोसी पीसेंट फोर्स जो है 1879 में 1879 में वासुदेव बलवंत फाड़के जी के द्वारा जो है सेटअप की गई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। और दूसरी जो स्टेटमेंट है मित्रा मेला ऑर्गेनाइज बाय चपेकर ब्रदर्स, ये भी गलत हो जाएगी क्योंकि जो मित्रा मेला है ये सावरकर एंड इस ब्रदर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, कोई भी स्टेटमेंट इसमें जो है करेक्ट नहीं है। तो हम ध्यान रखना वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ द रेवोल्यूशन एक्टिविटीज जो थी महाराष्ट्र में ये थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रामोसी पीसेंट फोर्स। और रामोसी पीसेंट फोर्स को 1879 में ऑर्गेनाइज किया गया था भाई वासुदेव बलवंत फाड़के। और इसका मेन जो है एम रहता था कि जो हमारी जो कंट्री है, देश है, इसको जो है ब्रिटिशर से जो है छुटकारा दिलाना है। और वो कैसे दिलाया जाएगा, इसमें इन्होंने ये रखा था कि हमने जो है एक आर्म्ड रिवोल्ट को जो है भड़काना है ताकि जो कम्युनिकेशन लाइन्स है ये इनकी जो है डिस्टर्ब हो जाए। और देखिए ये उम्मीद रखते थे कि हमने जो है फंड रेज करने हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए थ्रू डकैतीज, लूटपाट करके फंड्स इकट्ठा करने हैं। लेकिन बाद में ये जो रामोसी पीसेंट फोर्स है इसको परमानेंटली जो है दबा दिया गया था। और 1890s में अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है प्रोपेगेट किया गया था स्पिरिट ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, उग्रवाद जो राष्ट्रवाद है उसको इनके द्वारा जो है प्रोपेगेट किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसमें ये देखिए हिंसा तक का जो है यूज़ करते थे थ्रू गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल। तो आप देखना गणपति और शिवाजी फेस्टिवल जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किए गए थे। और जो जर्नल्स हैं इनके केसरी इनका जो है मराठी में न्यूज़पेपर है और मराठा जो इनका इंग्लिश में न्यूज़पेपर। ध्यान रखना हमने केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक के जो है न्यूज़पेपर हैं। और इनके जो दो जो इनके डिसाइपल्स थे, इनके जो शिष्य हैं थे चापेकर ब्रदर्स, दामोदर एंड बालकृष्णा, इनके द्वारा मर्डर किया गया था प्ले कमिश्नर ऑफ पूना जिनका नाम था रैंड एंड वन लेफ्टिनेंट इरिस्ट इन 1897। ओके। और सावरकर और इनके जो ब्रदर्स हैं इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था मित्रा मेला क्या थी, एक सेक्रेट सोसाइटी थी जिसको 1899 में इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। बाद में ये मर्ज कर गई थी विद अभिनव भारत इन 1904। बाद में देखिए नासिक, पूना और बॉम्बे जो है बॉम्ब मैन्युफैक्चरर्स के रूप में उभरे थे। और 1909 में AMT जैक्सन जो कलेक्टर थे नासिक के, वेल नोन जो है इंडोलॉजिस्ट भी थे, इनको जो है अनंत लक्ष्मण कांडरे के द्वारा जो है अभिनव भारत के ये मेंबर थे, इनके द्वारा जो है मारा गया था। इंडोलॉजिस्ट का मतलब है बहुत सारी इंडिया के बारे में जानकारी रखने वाले, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जो कि इंडियन लिटरेचर, हिस्ट्री या फिलोसफी के बारे में जानकारी रखता है उसको इंडोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो ध्यान रखना हमने AMT जैक्सन को जो है आपके अनंत लक्ष्मण कान्हरे के द्वारा जो मारा गया था, जो कि मेंबर थे आपके अभिनव भारत के। और कब मारा गया था, 1909 में मारा गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप स्क्रीन टॉच करके एक बार खुद भी रीड कर सकते हैं। और आपने जरूर याद रखना है बाल गंगाधर तिलक जो है एक्सट्रीमिस्ट एक जो है लीडर थे फ्रीडम स्ट्रगल के। और इनके द्वारा जो है केसरी जो न्यूज़पेपर है ये मराठी में शुरू किया गया था और मराठा जो न्यूज़पेपर है ये इंग्लिश में शुरू किया गया था। और गणपति और शिवाजी फेस्टिवल भी जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है शुरू किए गए थे। और बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं पाकर रहूंगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक के ये वर्ड्स थे। और रामोसी पीसेंट फोर्स हम देखते हैं 1879 में शुरू की गई थी भाई वासुदेव बलवंत फाड़के के द्वारा। और
मित्रा मेला जो एक सेक्रेट सोसाइटी है जिसको सर्वाकर और एंडीज ब्रदर्स द्वारा शुरू किया गया था, जो कि बाद में 1904 में अभिनव भारत के साथ जो है मिला दी गई थी। और अभिनव भारत के ही एक मेंबर थे आपके आनंद लक्ष्मण कांगड़े, जिनके द्वारा 1909 में एम टी जैक्सन जो कि एक कलेक्टर थे नासिक, इनको मारा गया था। इसके साथ साथ तिलक के दो जो शिष्य थे चापेकर ब्रदर्स, दामोदर एंड बालकृष्णा, इनके द्वारा प्ले कमिश्नर जो था पूना का रैंड और लेफ्टिनेंट एरस्ट को जो है इनके द्वारा जो है मारा गया था। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप अलाइड और एचपीएस की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल में, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी स्टेट पीसीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें स्टेटमेंट दी गई है, किसी फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा बोले गए ये शब्द हैं, लाइनें हैं, उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट आपको दी गई है। तो इसमें देखिए बोला गया है, ही हु डज व्हाट इज बेनिफिशियल टू दी पीपल ऑफ दिस कंट्री, बी ही अ मोहम्मडन और एन इंग्लिशमैन, इज नॉट एलियन, एलियनेस हैज टू डू विद द इंटरेस्ट, एलियनेस इज सर्टेनली नॉट कंसर्न्ड विद व्हाइट और ब्लैक स्किन और रिलीजन। तो आपने बताना कि नीचे दिए गए में से किस फ्रीडम फाइटर, किस स्वतंत्रता सेनानी के ये शब्द हैं। वह जो करता है वो इस देश के लोगों के लिए फायदेमंद है, वो मोहम्मद है या एक अंग्रेज है, विदेशी नहीं है। एलियनेस का हितों के साथ करना है, विदेशीता निश्चित रूप से सफ़ेद या काली त्वचा या धर्म से संबंधित नहीं है। ये निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जो है बयान हैं, वर्ड्स हैं। तो देखिए ऑप्शन है आपके ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू, या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए राइट आंसर इसमें जो बी बाल गंगाधर तिलक के जो ये वर्ड्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वर्ड्स हैं। इनको आप स्क्रीन पॉज करके एक बार मेमोराइज कर लीजिए। आपको हल्का सा आइडिया एग्जामिनेशन होना चाहिए भी इस तरह के वर्ड्स किसने बोले हैं कि he who does what is beneficial to the people of this country, be he a Mohammedan or an English man, is not alien. Illness has to do with interest. Illness is certainly not concerned with white or black skin or religion. तो ये बाल गंगाधर तिलक जी के ये वर्ड्स हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के नेतृत्व में से किस सत्र में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ था। तो आपका ऑप्शन है ए वन इज लाहौर, बी इज कराची, सी इज ढाका, या डी इज नन, कोई भी नहीं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लाहौर। तो जो लाहौर जो सेक्शन था मुस्लिम लीग का, जो कि 22 से 24 मार्च 1940 को चला था, इसमें पाकिस्तान रेजोल्यूशन को जो है पास किया गया था। और ये जो पाकिस्तान ये जो रेजोल्यूशन है इसको रिटर्न और प्रिपेयर किया गया था भाई मोहम्मद जफरुल्लाह खान के द्वारा। तो मोहम्मद जफरुल्लाह खान के द्वारा पाकिस्तान रेजोल्यूशन को लिखा भी गया था और प्रिपेयर भी किया गया था। और इसको प्रेजेंट जो है इस सेशन में ए के फजलुल हक के द्वारा किया गया था, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे आपके उस दौरान बंगाल के। और इसको जो है अडॉप्टेड किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर सेशन में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आप ध्यान रखना। पाकिस्तान रेजोल्यूशन में देखिए क्या लिखा गया था, इसमें जो है बोला गया था कि हमने जो है ग्रुपिंग करनी है ऑल दी ज्योग्राफिकल कंटिन्यूस मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। तो जितने भी ज्योग्राफिकल कंटिन्यूस जो मुस्लिम बहुमत वाले जो एरियाज़ हैं, मेनली नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया, इनको हमने जो है यूनाइट करना है और एक इंडिपेंडेंट जो है कंट्री बनानी है, जिसको नाम दिया गया था पाकिस्तान। और ये जो पाकिस्तान ये जो शब्द है इसको क्वाइन किया गया था चौधरी रहमत अली। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो हम ध्यान रखना। जो चौधरी रहमत अली हैं ये आप नोट कर सकते हैं। तो चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान वर्ड को क्वाइन किया गया था। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप कंटिन्यू हमारी इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो मैं दावे से बोल सकता हूँ कि एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो है क्वेश्चन आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे और एग्जामिनेशन में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इससे हेल्प मिलेगी। और इस सीरीज़ को देख के आपकी अंडरस्टैंडिंग भी जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री प्रति के जो है और बढ़ेगी और आपकी जो तैयारी है वो और भी ज़्यादा जो पॉलिश होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए जो है लेक्चर्स जो है लाता रहूँ, वैल्यूएबल जो है कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता रहूँ, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। और कोई अगर बच्चा आपकी नज़र में गरीब है, वो तैयारी नहीं कर सकता है, पूर्व लोगों की भी जो आप हेल्प कीजिए, डाउन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की भी हेल्प कीजिए। हम चाहते हैं कि लोअर से लो तबके के लोग भी जो है अपनी तैयारी को जो है ईजिली कर सकें। इंटरनेट आज की डेट में सब पास अवेलेबल होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बिकॉज वी राइज बाई लिफ्टिंग अदर्स। और मुझे आपसे ही प्रेरणा मिलती है, जितने ज़्यादा आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, वहीं से हमें जो इंस्पिरेशन जो इन लेक्चर को बनाने की मिलती है। तो थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। मिलेंगे अगली वीडियो में।